हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, खास तौर पर फ्राइडे के लिए साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। आजकल वो अपने वतन बिहार में शेखपुरा जिले के माने गांव में हैं। वहां वो गर्मी की छुट्टियां और अपने घर की कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए गए हुए हैं। वो वहां पर रहते हुए भी हमारे लिए वक्त निकालते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आज हम जिन खबरों पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक अहम इंटरनेशनल किस्म की कंसोर्शियम, पत्रकारों का कंसोर्शियम है। उसने एक खबर लीक की है, उसे उसका नाम है दुबई लीक्स। दुबई में पाकिस्तान, भारत और कई मुल्कों के पॉलिटिशियंस और जिनके पास जिसे कहा जाता है 2 नंबर का पैसा, ब्लैक मनी, वहां पार्क करने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है बहुत बड़ी तादाद में। उसके सिलसिले में बहुत ही चौंका देने वाली डिटेल सामने आई है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका के पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत से सरकारी अंडरटेकिंग्स, उद्यमों को प्राइवेटाइज कर दिया है, प्राइवेटाइज करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल जिस तरह से हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सी सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज की गई हैं, वहां पर भी वो अब बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के सिलसिले में दोहा राउंड, तीसरा राउंड टॉक्स का शुरू होने वाला है। उसके सिलसिले में कुछ तैयारियां हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत ही सनसनीखेज खबर बताई है कि वहां अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ, जब तालिबान की सरकार नहीं बनी थी उससे पहले, तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए एक शख्स कंधार में उसको जिम्मेदारी दी हुई थी और उसने सैकड़ों लोगों का कत्ल किया था। वो एक खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। उसके अलावा हम श्रीलंका और नेपाल की भी कुछ खबरों पर बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुबई लीक्स मैं समझता हूं सबसे अहम खबर है आज की। क्या कुछ है उसके बारे में बताइए। लगता यह है कि भारत के कुछ नाम भी आने वाले हैं अभी। क्या कुछ है पाकिस्तान और भारत के बारे में, खास तौर पर उसमें क्या कुछ कहा गया है? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है अपने चर्चा का आगाज एक रिपोर्ट से करते हैं जो दुबई से लीक हुई है, और उस रिपोर्ट का नाम है हाउ डर्टी मनी फाइंड्स होम इन दुबई रियल एस्टेट। ये है एक रिपोर्ट बाकायदा जो कि काफी मुशक्कत के साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मिलके 74 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और 58 कंट्रीज के लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है इन्वेस्टिगेशन करके, जिसका 6 महीने की मुद्दत थी। उस मुद्दत के बाद जो है ये एक फाइनल रिपोर्ट पर आए हैं। और इस रिपोर्ट का ये है कि ये इन्होंने जो है एक मतलब ये रिपोर्ट तैयार की है, ये दस्तावेज तैयार किया है कि कितने रियल स्टेट दुबई में जो है, वो ये 2022 का आंकड़ा है कि कितने रियल स्टेट जो है किस कंट्री के वहां पे किन लोगों के नाम पर हैं और वहां पे कितने जमा किए हैं। तो इसमें जो सनसनीखेज जो खुलासा है वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के जो लोग हैं वो भारत से और पाकिस्तान से 2 नंबर के पैसे, या समझ लीजिए कि करप्शन के थ्रू वो जो पैसे यहाँ वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि उन पर ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये सब लग सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इन फंड्स को जो है वो रियल स्टेट और प्रॉपर्टी दुबई में जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसमें जो प्रोमिनेंट नाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से वो परवेज मुशर्रफ हैं, और जो अभी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, उनके नाम है जिनके जो प्रॉपर्टी ओनर्स है वहां पे। और इसमें इंडिया के भी जो है वो जो है, पाकिस्तान तो 2nd नंबर पर है, इंडिया 1st नंबर पर है, जो कि प्रॉपर्टी दुबई में जो है उन्होंने ने बनाया हुआ है। इसमें यह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब करीब 11 बिलियन, और 17,000 पाकिस्तानी जो हैं वो 23,000 प्रॉपर्टीज वहां पे खरीदा हुआ है उन्होंने। और ये हालत है। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो इंडियन भी जो है वो
वो इसमें शामिल है। उनका कहना है, जो रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया जो है वो 35,000, जो इंडियंस के नाम नहीं उन्होंने शाये किए हैं कि किन किन के प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन 35,000 प्रॉपर्टीज जो है वो 29,700 ओनर्स के इंडियन ओनरशिप है जो कि वहां पर है, और इसकी वैल्यू जो है वो 17 बिलियन है। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये जो जर्नलिस्ट लोग हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज करप्शन एंड के प्रोजेक्ट के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन किया है। तो ये बड़ी सनसनीखेज है, और ये खेज है कि साउथ एशिया के अंदर पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो करप्शन के थ्रू, अब इसमें जो है ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें जो है मतलब मिलिट्री जनरल्स हैं, इसमें पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि मतलब ये प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं और दुबई में जो है वो अपना फंड्स जो है पार्क कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो पाकिस्तान के हैं, रोशन हुसैन, हुसैन जहूर, उबैद खानी, और ये लोग जो हैं मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग ही तो हुआ कि यहाँ के पैसे वहां जा करके वो, और ये पाकिस्तान का जो है वो डॉन अखबार जो है उसने बहुत ही मतलब वाज़े तौर पर इस खबर को छापा है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि ये जो लोग हैं जिनके ऊपर ये करप्शन का इल्जाम लगा है, इन्होंने डिनाई किया। इन्होंने कहा कि हमने कोई भी गवर्नमेंट की चोरी नहीं की है, हमने कोई भी मतलब लॉज को वायलेट नहीं किया है। ये पाकिस्तानी साइड का कहना है। अब ये बता दूं मैं आपको, ये हमारे पत्रकार और जर्नलिस्ट का जो एक न्यूज प्रेजेंट करने का एंगल है कि इसमें जो है सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में एक छोटा सा पैराग्राफ है जो इंडिया के बारे में है। एक्चुअली ये जो न्यूज होनी चाहिए वो इंडिया फर्स्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। लेकिन पूरा जो रिपोर्टिंग है हर अखबार में मैंने देख लिया, हर साइट में देख लिया, वो पाकिस्तानी फोकस्ड है। वो ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में ही करप्शन होता है, इंडिया में करप्शन नहीं होता है। लेकिन वो कैसे उसको छिपा सकते हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल एक मतलब खबर है। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तानी अगर अखबार को अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो ये सब तो रिपोर्टर्स और रिपोर्टिंग की जो कहानी है वो यही है। और खबर जो है लार्जली बस यही है कि ये अपने एसेट्स जो है वहां छुपा रहे हैं, और वहां पे ये भी है कि 1% टैक्स है पाकिस्तान में, कि अगर आपके ओवरसीज प्रॉपर्टी अगर है आपके पास और वो मालूम हो जाता है तो आपको 1% टैक्स देने पड़ेंगे। और फिर उनका इंटरनल मामला है, उनका कहना है कि जब आप प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्रीज में ओन कर रहे हैं और रह रहे हैं आप पाकिस्तान में, तो आपको जो है उसके भी टैक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो वो तो मतलब एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। यही खबर है। अच्छा, मुस्तफा साहब, इसमें देखिए मुझे याद आ रहा है पनामा पेपर्स, आपको भी शायद याद होगा। पनामा पेपर्स में भारत के भी बहुत से लोगों के नाम आए थे, पाकिस्तान के भी आए थे। पाकिस्तान में उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ भी काफी कुछ उसमें आया था, और वहां की अदालतों ने उस पर बाकायदा काम किया था। भारत की ना एजेंसियों ने कोई काम किया, ना अदालतों ने कोई काम किया। वो करप्शन का पिटारा ऐसे ही दब गया। पनामा पेपर्स भी एक इसी तरह के इंटरनेशनल पत्रकारों का कंसोर्शियम था जिसने बहुत कुछ बताया था। कई मुल्कों में वो शेल कंपनियां किस तरह से कायम की जाती हैं, किस तरह से पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। लेकिन भारत में पता नहीं क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारे यहाँ का करप्शन का पैसा बाहर जाकर के लगता है, उसका पता नहीं पीछा नहीं करना चाहते। वो काला धन वापस लाऊंगा और आपको 15 लाख दूंगा, वो सारी चीजें ऐसे मौके पर झूठी साबित होती हैं। ये इसी पिछले 10 साल के अंदर अंदर का ही वाकया है पनामा पेपर्स का। और वहां की अदालतों ने, पाकिस्तान की अदालतों ने बहुत अच्छा काम किया था, और वहां की एजेंसियों ने भी किया था। उसके बाद नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ करके जाना पड़ा था। अच्छा, अब मैं दूसरी खबर की तरफ आना चाहता हूं। ये शहबाज शरीफ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ है? भारत और पाकिस्तान तकरीबन एक ही इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका के ही साथ जुड़े हुए हैं, और एक ही किस्म की हरकतें नजर आ रही हैं। आप क्या देखते हैं इसको? जी, मैं ये शहबाज शरीफ का डिसीजन है, उन्होंने मतलब ये कह दिया है कि जितने भी पाकिस्तान के मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं
वो सब अब प्राइवेट लोगों के हैंड में चले जाएंगे। सिर्फ उनके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और डिफेंस एसेट्स हैं वही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, बाकी एवरीथिंग जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि देखिए, एक तो इसका ये है कि वो कैश उनके पास है नहीं, और वो ये चाहते हैं कि मतलब हम जितनी से जल्दी अपनी इकोनॉमी को सुधार सकें वो सुधार सकें। तो इसलिए उन्होंने वो प्राइवेटाइज कर दिया, उसमें फिर वो प्राइवेट लोग आएंगे, फिर फाइनल मतलब फॉरेन कोलैबोरेशन होगा, और इस तरह से वो काम चलेगा। दूसरी तरफ से अगर मैं देखता हूं कि वो जो सोशलिज्म का मामला है, वो जो मतलब स्टेट का काम है कि वो जनता को देखे और उसको जो है आगे बढ़ाए, और स्टेट जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पब्लिक अपलिफ्टमेंट लेकर के, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अपने रूल्स हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग होती है, वो प्रॉफिट मेकिंग अगर नहीं होगी तो उसको बंद कर देंगे। स्टेट की ओन प्रॉपर्टी है कि अगर वो प्रॉफिट ओन नहीं भी कर रही है तो वर्कर्स के लिए और इसके लिए वो उसको मतलब चलाते रहते हैं। अब देखिए, अभी हमारा दूरदर्शन चल रहा है, हमारा ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं इसकी क्या जरूरत है, हजारों चैनल्स आ गए हैं, हजारों जो है रेडियो स्टेशन, एफएम रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो भी कुछ है वो तो मतलब है ही है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक स्वीपिंग मतलब तरीका है। अब इसमें एक चीज बहुत ही मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, वो ये थोड़ी सी एनालिटिकल बात है और इनपुट है कि देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान आए थे तो वो सोशलिस्ट आदमी थे और वो थोड़ा कम्युनिस्ट बेंट के आदमी थे। वो उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज को, जो भी इस तरह के पब्लिक से जो प्राइवेट सेक्टर के अंडरटेकिंग है, उसको उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। हमारा जब भारत आजाद हुआ तो एयर इंडिया जो था वो टाटा के हाथ में था, उसको जो है नेशनलाइज कर लिया। अब वो एयर इंडिया जो है नेशनलाइज कंपनी हो गई। अब जो है वो फिर हमारे मोदी सरकार ने टाटा को बेच दिया, और वो अलग कहानी है। तो मैं पाकिस्तान की कहानी बता रहा था आपको कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारे जो 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 मतलब अंडरटेकिंग्स थे या जो भी कंपनियां थी वो सबको जो है उन्होंने नेशनलाइज कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आकर के, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जब ये जुल्फिकार ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का मामला शुरू किया, और जितनी भी नेशनलाइज कंपनी थी उसको शरीफ फैमिली ने खरीद लिया, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये शरीफ, वो शरीफ, ये सब उसी नेशनलाइज प्रॉपर्टी को खरीद करके ये अब बहुत बड़े रईसुल रईसा जिसको कह सकते हैं आप, या जो भी कहते हैं, पाकिस्तान वो है अभी। जैसे हमारे यहाँ अंबानी है और अडानी है, तो ये शरीफ फैमिली जो है दोनों चीजें उनके पास है। एक तो वो कॉरपोरेट के मालिक है, दूसरे वो पॉलिटिकल जो 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 एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी मालिक है। अब फर्दर जो है ये हुआ है उसी लाइन में कि हो सकता है कि ये जो प्राइवेटाइज किया इन्होंने, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि शरीफ फैमिली उसको खरीद ले, शरीफ फैमिली उसको खरीद ले। एक कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग जो हैं वो आए, क्योंकि इनके पास तो मतलब गवर्नमेंट की रूल है, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया, उसकी बिडिंग होगी, बिडिंग में शरीफ फैमिली भी उसको डालेगी, अपनी बिड डालेगी। तो हो सकता है कि एक तरफ से जो है पॉलिटिकल काम उन्होंने किया कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया, दूसरी तरफ से वो जो है उन्होंने खुद खरीद लिया। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये शरीफ फैमिली जो है ये तो पाकिस्तान की मालिक हो जाएगी, इकोनॉमी भी वो कंट्रोल करेगी, पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करेगी। तो यही खबर है। हाँ, तो ये मतलब यहाँ तो अभी भी खैरियत ये है कि मोदी अलग हैं और अडानी अलग हैं, लेकिन वहां एक ही फैमिली सब कुछ कर रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जी, ये जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई एक ही फैमिली हर तरफ कंट्रोल करे। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट, उनकी बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर, और वही खरीदार पूंजीपति भी हो जाए तो वाकई कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अफगानिस्तान की खबरों की तरफ। अफगानिस्तान की तरफ क्या कुछ है अफगानिस्तान से खबर ये है कि दोहा राउंड ऑफ टॉक्स जो है ये यूनाइटेड नेशन ने ये थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स का ऐलान कर दिया, और ये राउंड ऑफ टॉक्स जो हैं ये दोहा में होंगे, कतर में, जिसकी डेट भी उन्होंने मुकर्रर कर ली है 30 जून और 1 जुलाई को। और उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है अफगानिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
उसमें अभी भी जो भी कॉन्सुलेट वहां चल रहे हैं या जो भी कुछ है, उनके जो यूनाइटेड नेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे अफगानिस्तान, काबुल, और उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की है, जिसमें के जो एम्बेसीज वगैरह हैं या कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं, उनके जो लोग अभी हैं उनसे बात की थी। विमेन ग्रुप से बात किया था उन्होंने, उसके बाद इंटेलेक्चुअल से बात किया था, और तरह तरह के लोगों को उन्होंने, एनजीओ से बात किया था, इस तरह के लोगों से बात किया था। और इन लोगों सबको उन्होंने बुलाया है कि आप आए वहां दोहा में 30 और 1 तारीख को स्टॉक में। और उन्होंने तालिबान को भी कहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको दुनिया की कम्युनिटी से आप ये करना है, तो आप वहां पे आइए, और आने के बाद जो है अपनी बातें रखिए, और जैसे जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कहे उसी तरह से आप करें। अब इसमें जो है पाकिस्तान के जो, अफगानिस्तान के जो स्पोक्समैन है, उन्होंने इस बार कहा, क्योंकि देखिए 18 फरवरी को सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था दोहा में, और फर्स्ट ऑफ राउंड जो है दोहा में वो पिछले साल हुआ था 2023 में। तो जो 2024 में फरवरी में हुआ था उसमें तालिबान ने शिरकत नहीं की थी। उनके 2 डिमांड जो है, प्राइमरी डिमांड थे, एक को कि हमें आप रिकॉग्नाइज कीजिए एज अ मतलब परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। दूसरे जो हमारे एसेट्स हैं जो अमेरिका में फ्रीज किए हुए हैं उसको आप मतलब रिलीज कीजिए, और हमारी एम्बेसीज वगैरह को जो है आप पूरे दुनिया में जो है इस्टेब्लिश करने दीजिए, जो कि यूनाइटेड नेशन ने एग्री नहीं किया। तो जब एग्री नहीं किया तो ये लोग गए नहीं थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसमें जो है और भी बहुत से लोग, दुनिया के जो लोग हैं वो आएंगे, या दूसरे दूसरे कंट्रीज से लोग आएंगे। ये बड़ा ग्रैंड मतलब ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है, दोहा थर्ड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो अब ये देखना है कि जो उनके स्पोक्समैन है सबतुल्लाह मुजाहिद, उन लोगों ने ये कहा कि ये डिमांड जो अभी यूनाइटेड नेशन ने रखा है, अभी हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम वेट कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन, क्योंकि अभी टाइम है, अभी हम लोग मई के महीने में है, तो अभी जून में भी टाइम है कि कितनी कंसेशन जो है यूनाइटेड नेशन इनको दे सकती है, और ये कहाँ तक उस पर एग्री कर सकते हैं। तो ये हमारे अंडर डिस्कशन है, फिर हम अनाउंस करेंगे कि हम जाएंगे वहां कि नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वही डिमांड उन्होंने में दोहराया है कि जो हमारे कोर डिमांड्स हैं उसको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हमें कोई इतराज नहीं है इस मतलब कॉन्फ्रेंस में शरीक करने के लिए। तो यही खबर है जी। अरे लेकिन अभी अभी कहीं कोई रिकॉग्निशन वाली बात नहीं आती नजर आ रही है। अभी भी कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि तालिबान की सरकार को वो कबूल करने वाले हों, शुरुआत करने वाले हों। वो टाइम क्यों टल रहा है, किस बात पे अटका हुआ है मामला, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना टाइम हो गया, उनका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, वो सरकार चला रहे हैं। अब सिक्योरिटी बेहतर होने की भी खबर आती है, कभी कभी ऑनलाइन लड़कियों के स्कूलों की भी खबर आती है, कभी ये भी आता है कि लेडीज को जो है वो स्पेस देना कुछ शुरू कर रहे हैं किसी हद तक। लेकिन सरकार को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा पूरी दुनिया से, ये कैसे होगा? इस बार तो बहुत ही लंबा टाइम जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान का अलग मौकफ है, और अमेरिका या यूनाइटेड नेशन का अलग मौकफ है। यूनाइटेड नेशन वो चाहती है कि जैसे जैसे हम कहें आपको कहने के लिए, हमारी मातहती में वैसे वैसे आप करते जाएं। और उनके जो कोर डिमांड है यूनाइटेड नेशन के या अमेरिका के, जो कोर डिमांड है, वो पहला डिमांड है कि आप औरतों के लिए या लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह खोलें आप, और उनको ऑफिसेज वगैरह में जो आप जगह दें, और वहां उनको काम करने दें। और जो कॉमन स्पेस है, बाजार है, पिकनिक है, सिनेमा है, वहां औरतों को आप अलाउ करें जाने के लिए। अफगानिस्तान तालिबान का उस पर रिजर्वेशन है, और उनकी अपना एक नजरिया है जिस तरह से वो देखते हैं। तो यही एक स्टिकिंग पॉइंट है। दूसरा स्टिकिंग पॉइंट यह है कि अभी भी यूनाइटेड नेशन कहती है कि आपके ह्यूमन राइट्स का इशू है, और तालिबान जो है वो ह्यूमन राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं, और उसको जो है मतलब उसकी उसकी पामाली कर रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स को इम्प्रूव करें, तब हम मतलब आपको रिकॉग्निशन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेन जो बात मुझे समझ में आती है वो, और तीसरा वो इंक्लूसिव सरकार की बात भी इंक्लूसिव सरकार भी एक उनका डिमांड है कि आप जो है वो नदर अलायंस, ताजिक, हजारा, शिया और लोगों को जो है उज़्बेक, इन लोगों को जो है आप गवर्नमेंट में जो है वो आप रिप्रेजेंटेशन दें। तो ये तो उनका डिमांड है। अब तालिबान का ये डिमांड है, और ये चल रहा है रसा किसी। अब ये कब जाके खत्म होगा, कहाँ जाके खत्म होगा, ये तो गैब को ही मालूम है, मैं क्या बता सकता।
और क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या खबर है? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या कुछ है? जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत ताजी खबर आई है, वो मेरे ख्याल में एक दो दिन पहले ही शाया हुआ है। इसमें जो खबर है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है और इसपे जो है ये तोहमत लगी है अमेरिका के ऊपर और यूनाइटेड नेशन के ऊपर कि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जो है वो ह्यूमन राइट्स अब्यूज का दावा ठोक रही है कि वो तालिबान गवर्नमेंट कर रही है और वो खुद अमेरिका जो है वो मुबल्लिस थी। मतलब 2018 से पहले जब तालिबान जो है लड़ रहे थे एंटी अमेरिकन फोर्सेस के साथ, तो उन्होंने कंधार में एक वॉरलॉर्ड को खड़ा किया था, अमेरिका ने बैकिंग करके अपने पैसों से। उसने जो उसका नाम अब्दुल राजिक था और उसने एक मास किलिंग किया था, वो पुलिस चीफ भी उसको बना दिया था और वो तालिबान के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहा था और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो रहा था। लेकिन वो 300 ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसने मरवा दिया था और वो लोग फैमिलीज के पास ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये 1 साल का इन्वेस्टिगेशन है न्यूयॉर्क का। इनके जो रिपोर्टर्स हैं वो कंधार गए थे और फैमिलीज के साथ उन्होंने बातचीत की और उन लोगों ने कहा कि हमारी फैमिलीज को पहले तो अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके वो प्रिजन ले गए और प्रिजन से उनको गायब कर दिया और वो मिसिंग है, वो मर रहे हैं, मर गए। तो ये तो टोटल अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ है और इसके लिए उन्होंने जो फैमिलीज हैं और जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि हम तालिबान गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो चॉइस था वो यही था कि या तो हम अब्दुल राजिक को उसके जो जो किलिंग कर रहा था उसको सपोर्ट करें या तालिबान को करें। तो हमारे लिए तो अब्दुल राजिक को ही हटना था जो कि वॉरलॉर्ड था और बहुत बड़ा क्रिमिनल था और बहुत बड़ा जो है वो मतलब मर्डरर था। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि जो दावा अमेरिका पेश कर रही है कि हम ह्यूमन राइट्स के निगहबान हैं और कहीं भी ह्यूमन राइट्स की पाबंदी हम नहीं कर सकते हैं, अमेरिका खुद मुबल्लिस है इस ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए। और इसकी इस खबर को ये भी बता दें कि अब्दुल राजिक को 2018 में तालिबान वालों ने मार दिया, उसकी किलिंग कर दी। तो ये खबर जो है वो इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है कि अभी तो हम बात कर रहे हैं तालिबान के ह्यूमन राइट्स अब्यूज की और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अमेरिका के ह्यूमन राइट्स की अब्यूज की अफगानिस्तान में कर रहा है। तो ये खबर है। ये अमेरिका असल में दुहाई देता है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन खुद अपने हाथों से कहां कहां खून का के हाथ उसके सने हुए हैं। ये बहरहाल बीच बीच में ऐसी रिपोर्टें आती हैं, उससे जाहिर हो जाता है। अच्छा, श्रीलंका से क्या खबर है? श्रीलंका में कहते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने की बात हो रही है और हमारे यहाँ के अयोध्या और वहां से कुछ तालमेल बन रहा, क्या कुछ है? जी, श्रीलंका इसको खबर को समझने के लिए ये समझ लीजिए इसकी तार जो जुड़ी हुई है वो अयोध्या राम टेम्पल से जुड़ी हुई है। तो पहले तो आप एक राम टेम्पल की कहानी है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, सारा हिंदुस्तानी उसको बखूबी जानता है। अब श्रीलंका में क्या है कि वहां एक सीता टेम्पल है और वो सीता अम्मान कहलाती है वो टेम्पल जो है, बाकायदा एक टेम्पल है। और वहां पे वो वाटिका जो है ना, जो रामायण में लिखा हुआ है कि कोई वाटिका जहाँ वो सीता का हरण हुआ था और वहां राम थे। तो ये सारी जो कहानी है वो रामायण के जो रामायण जो के अंदर जो तुलसीदास ने लिखा है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो बुद्धिस्ट हैं, वो रामायण को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए इन्होंने इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो रामायण में जो रावण का जो पार्ट है वो सारे जगह जो है उन्होंने एक पार्क के तरह डेवलप कर दिए हैं वहां पे और उसको इंडियन टूरिस्ट जाते हैं और उनके लिए वो रिलीजियस पिलग्रिमेज ही हो गया है। हालांकि वो बखूबी जानते हैं कि ये किस्सा कहानी है, ये मनगढ़ंत तुलसीदास ने अपने मतलब इमेजिनेशन से बनाया है। अब हिंदुस्तान में तो उसकी दूसरा मकाम हो गया है जो अभी आज के डेट में चल रहा है। तो अब उन्होंने उसी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो सीता अम्मान टेम्पल है, अशोक वाटिका कहलाता है शायद वो जो जगह है जो जो रामायण में लिखा हुआ है, उसी को उन्होंने डेवलप किया है कि यहाँ पर लक्ष्मण आके खड़े हुए थे और यहाँ से रावण आया था और यहाँ से सीता का हरण हुआ था। और वो सारी कहानी जो है वो जैसे आप किसी भी हुमायूं मकबरे पे चले जाएं या ताजमहल पे चले जाएं तो कोई भी टूरिस्ट गाइड आपको बताता है कि नूरजहां यहाँ बैठी थी और शाहजहां यहाँ बैठे थे। तो उसी तरह का वहां पे वो किस्सा चल रहा है वहां पे।
तो अभी जो खबर ये है कि उसका उसी टेम्पल का जो सीता अम्मान टेम्पल है, वो अम्मान कहते हैं, वो अम्मा ही कहलाती है, मतलब सीता मैया जो कहते हैं हम लोग यहाँ पे, उसी को वहाँ वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में मदर कहते हैं, तो वो सीता अम्मा के टेम्पल की वो कॉन्स्क्रिप्शन सेरेमनी कर रहे हैं। वो फिर से उसको मतलब कहने का मतलब है कि फिर से उसके अंदर जान डाल रहे हैं, या रिनोवेट कर रहे हैं, या वो उसकी फिर से सफाई कर रहे हैं। तो उस कॉन्क्रिप्शन सेरेमनी के लिए यहाँ अयोध्या से सरयू रिवर से वो उन्होंने पानी मंगवाया था, जो कि 19 तारीख को एक बड़ा सेरेमनी हुआ था वहां पे, अभी हो चुका। और उसमें सरयू रिवर से पानी यहाँ से बाकायदा हवाई जहाज से इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा वहां पे, और वो पानी पहले आया, फिर यहाँ जो अभी अयोध्या में हमारा राम टेम्पल जहाँ पे है वहां पे रखा गया, उसका पूजा पाठ हुआ, और उसके बाद वो पानी जो है ले जा करके वहाँ जो सीता अम्मान टेम्पल में वहां ले गया, उससे नहलाया गया वो जो डेटी है सीता अम्मा की। इसमें एक और खबर और भी मैंने जो मेरे नजर से गया है, वो श्रीलंका की तरफ से है कि वो सिर्फ अयोध्या से ही पानी नहीं आया है, बल्कि उन्होंने तिरुपति से भी मंगवाया है और नेपाल से भी मंगवाया। अब नेपाल की खबर यह है कि नेपाल से सीता अम्मान का जो है बहुत बड़ा रिश्ता है। वो नेपाली ये कहते हैं कि सीता तो हमारी बेटी है। तो अब ये भी है जोड़ने के लिए बाकायदा इसकी जो फाइनल एनालिसिस है, ये सब जो तमाशे हो रहे हैं ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, नेपाल के भी टूरिस्ट आए, इंडियन टूरिस्ट भी आए, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। अब ये सब जो कर रहे हैं, अब ये मीडिया में छप रहा है, लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब वो श्रीलंका में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट जाते हैं वो इंडियन ही जाते हैं। तो श्रीलंका पूरा और टूरिज्म पे उनका वही चलता है, उनका पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे है। तो यही खबर है। हाँ, तो भारत में भी जो अयोध्या में जो हुआ, बड़े बड़े होटल खुले, एयरपोर्ट हुआ, शुरू हुआ, अभी खबरें आनी शुरू हो गई कि होटल वाले लोग परेशान हैं और कई शहरों की फ्लाइटें भी बंद हो चुकी हैं अयोध्या की। तो वो एक रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश बहरहाल सबकी होती है। टूरिज्म एक ऐसी इनकम होती है जो रिकरिंग होती है, और हर सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ टूरिज्म आगे बढ़े। अच्छा, अब आखिर में नेपाल से जो खबरें हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ नई तब्दीली क्या है वहां पर? देखिए, प्रचंड जो है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर, इनकी सरकार फिर गिर गई, और वो गिरने का कारण ये था, उन्होंने फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, और उसके बाद उन्होंने जोड़ तोड़ करके ये चौथा या पांचवा बार जो है वो अभी 2023 के 25 दिसंबर को वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और कई बार उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा, इसलिए कि कोई टूट जाता है, कोई जुड़ जाता है, और हर बार उनकी सरकार गिर जाती है, माइनॉरिटी हो जाती है, फिर वो जब जाते हैं फ्लोर टेस्ट में तो जोड़ तोड़ करके फिर मेजोरिटी कर देते हैं। तो अब खबर यह है कि वो जो मधेसी लोग हैं, उनकी एक पार्टी है जिसका नाम है वो समाजवादी पार्टी। वो समाजवादी पार्टी जो है वो नेपाल समाजवादी पार्टी है, जो मधेसी की पार्टी है। उसके जो प्रेसिडेंट है वो यादव करके हैं, उनका पहला नाम जो है मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट के साथ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उनके रिजाइन करने का जो रीजन था कि उनके अंदर इनर पार्टी स्प्लिट हो गई है। अब एक समाजवादी पार्टी है और एक नेपाल समाजवादी पार्टी है, ये दोनों मधेसी की पार्टी है। तो एक जो फैक्शन उसका बना है नया, उसको नेपाल के जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो मुझे ये लग रहा है एनालिटिकल तौर पे कि ये मधेसी वालों के तो बहुत लंबे चौड़े डिमांड्स हैं। तो ये जब गवर्नमेंट के अंदर आए होंगे तो वो प्रेस कर रहे होंगे प्रेसिडेंट को कि आप जो है हमें ये डिमांड दीजिए, ये हमें कंसेशन दीजिए। उन्होंने ये सोचा कि इस पार्टी को अगर हम स्प्लिट करा दें, वही महाराष्ट्र वाली बात जो उन्होंने शिवसेना को कर दी, तो हम इस तरह से अपनी सरकार बना लेंगे वो। और वही हुआ, क्योंकि वो एक जो फैक्शन है तो उसको जब स्प्लिट कर दिया तो उसने रिजाइन कर दिया। दूसरा फैक्शन जो बना है उसमें भी कुछ एमपी होंगे उनकी तरफ से, वो उन्होंने सपोर्ट कर दिया होगा प्रचंड को। तो कुल मिला के यही खबर है कि आधी पार्टी जो है वो बाहर हो गई है गवर्नमेंट की, आधी पार्टी जो है वो अंदर हो गई है, प्रचंड बने हुए हैं अपनी जगह पे। तो ये नेपाल की ये बड़ी अजीब अजीब कहानियां हैं कि अब सरकारें कितनी फ्रेजाइल हैं, और ख़ासतौर पर नेपाल में तो कितनी बार सरकारें गिरी, इलेक्शन हुए, क्या क्या हुआ। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि मधेसी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, भारतीय हैं, जो यहाँ के उधर जा कर के रहे हैं।
और कुछ साल पहले जो वहाँ नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस पर भारत की तरफ से कुछ ऐतराज़ किया गया था मधेसियों के अधिकारों के सिलसिले में। वो अलग एक बहस है, कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अभी किसी तरह से भारत का भी नेपाल से, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी है, छोटा मुल्क है, और वहाँ भारत के भी अपने इंटरेस्ट हैं और उसका भी काफ़ी असर नज़र आता है। भारत और चीन में बाकायदा एक टकराव रहता है कि किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। प्रचंड कभी भारत की तरफ झुकाव दिखाते हैं, कभी चीन की तरफ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, नेपाल से एक और आखिरी खबर वो ये है कि वहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हैं उनके एक एडवाइजर हैं, उनका नाम है चिरंजीव नेपाल, नाम ही उनका ये है। हाँ। मैं शायद सही बोल रहा हूँ। उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोजीशन से। वो इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रेसिडेंट के, और उन्होंने इसलिए रिजाइन किया है कि उन्होंने एक बयान दिया था कि नेपाल गवर्नमेंट ने क्यों भारत के जो लिपू लेक है और काला पानी है और ये जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो जो रीजन है जिसको अपने अपने नक्शे में 100 रुपए के नोट पर उन्होंने दिखाया है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो नेपाल में एक तरह से समझ लीजिए मीडिया का आक्रोश बन गया कि ये तो एंटी नेपाल हैं, ये तो मतलब एंटी प्रो इंडिया हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने जो पुडेल साहब हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है, उनको भी खींच लिया इसमें कि वो भी प्रो इंडिया है। और वो ये सबको मिला करके उन्होंने एक अलग ही नैरेटिव बनाया जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सके हमारे जो नेपाल साहब हैं, चिरंजीवी नेपाल साहब। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह से ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को मैं मलाइन नहीं कर सकता हूँ, न करना चाहता हूँ, उसको धूमिल नहीं करना चाहता हूँ। इससे अच्छा यही है कि मैं ही अपने पोस्ट से रिजाइन कर दूं। अब इसमें यह भी है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना है कि वहां पे लोग जो कार्यकर्ता हैं, वहां पे जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो पूरे इसमें वो इंडिया का इन्फ्लुएंस है और वो प्रो इंडियन लोग हैं। और जिन्होंने जो नेपाल का में के नक्शे में इंडिया का मतलब हिस्सा शाया किया था वो एंटी इंडियन है। तो यही किस्सा है वहाँ इंडियन और प्रो इंडियन। तो जो प्रो इंडियन है उनको रिजाइन करना पड़ा, इसलिए कि वो जो उनके ऊपर बैकलैश हुआ था मतलब सारे मीडिया का और पॉलिटिकल पार्टीज का और इसका। ये भी एक खबर है क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार इस खबर को आपके माध्यम से लाया था कि उन्होंने शाया किया। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आप हमें वक्त दे देते हैं अपने सफ़र के दौरान भी। अब अपने वतन में हैं, गर्मी तेज़ है, अपना ख्याल रखें, एहतियात रखें कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, सेहत ठीक रहे आपकी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।